नमस्कार, होर्नबिल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशालगढ़। खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। उत्तराखंड के सभी 166 थानों में तैनात होंगे साइबर कमांडो। गृह विभाग के निर्देश पर पुलिस मुख्यालय ने तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। 350 पुलिस कर्मियों को दिया जाएगा पहले चरण में प्रशिक्षण। पुलिसकर्मी साइबर कमांडो के रूप में हर थाने में होंगे तैनात और फोरेंसिक के लिए साक्ष्य संकलन का भी काम करेंगे। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर 350 पुलिसकर्मियों को पहले चरण में प्रशिक्षण दिया जाएगा और पुलिसकर्मी साइबर कमांडो के रूप में हर थाने में तैनात रहेंगे, हर थाने में काम भी करेंगे। इसको लेकर तैयारियां भी हो चली हैं और यह भी बताया जाए कि फोरेंसिक के लिए साक्ष्य संकलन करने का काम भी ये कमांडो करेंगे। और संवाददाता योगेश आर्य हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। योगेश, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, किस तरह की तैयारियां हैं पुलिस मुख्यालय की? देखिए विशाल, जिस तरह से देखा जाए कि 14 साल बाद वनकर्मियों को बड़ी राहत मिलने जा रही है। वर्दी भत्ते की दरें 2 गुना से लेकर 7 गुना तक बढ़ाई जा गई है और ऐसे में देखा जाए तो शासन ने वन क्षेत्राधिकारी द्वारा हो या दरोगा हो या आरक्षी हो, उनको सभी को जो है इसमें आदेश जारी किया है कि उनका भत्ता बढ़ाया जाएगा। इसके साथ साथ सफाई कर्मी वर्दी धुलाई भत्ते में भी बढ़ोतरी का आदेश जो है वो विभागीय तौर पर जारी किया गया है। और ऐसे में 2011 के बाद पहली बार इस तरह की बढ़ोतरी देखने को मिली है कि वन विभाग में हजारों कर्मियों की सीधा लाभ जो है इससे मिलता हुआ नजर आएगा। इससे अगर देखा जाए तो महत्वपूर्ण ये है कि दुर्गम क्षेत्रों में जोखिम भरी परिस्थितियों में तैनात कर्मियों का मनोबल जो है वो कहीं ना कहीं बढ़ेगा। और यही उद्देश्य इस पूरे फैसले को लेने का था कि जो वनकर्मी है उनका उद्देश्य जो है हौसला बढ़ाया जाए, मनोबल बढ़ाया जाए, क्योंकि वो विषम परिस्थितियों में जो है इस तरह की नौकरी करते हैं। तो निश्चित तौर पर उनको इस तरह का भत्ता बढ़ाने के बाद जो है कहीं ना कहीं मनोबल बढ़ेगा और बेहतर तौर पर जो है वो अपनी ड्यूटी को कर पाएंगे। लेकिन योगेश, ऐसे में जो ये साइबर कमांडो होंगे, इनका काम क्या होगा, किस तरह से ये काम करते हुए नजर आएंगे और क्या कुछ जिम्मेदारी इनको दी जा सकती है? और जैसे कि बताया जा रहा है कि पहले चरण में जो कर्मी है उनको ट्रेनिंग दी जाएगी, तो कितने ये कर्मचारी हैं, किस तरह की तैयारियां अब नजर आने लगी हैं? अब देखिए, 116 थानों में तैनाती साइबर कमांडो होंगे। गृह विभाग के निर्देश पर पुलिस मुख्यालय में तैनाती शुरू हो जाएगी। तो 350 पुलिसकर्मियों को इसका पहला प्रशिक्षण दिया जाएगा। पहले चरण में प्रशिक्षित पुलिसकर्मियों को साइबर कमांडो के रूप में थाने में तैनात किया जाएगा। हर तरीके से वो काम करेंगे और जिस तरह से साइबर अपराध की लगातार घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, साइबर फोरेंसिक के लक्ष्य अगर देखा जाए तो लगातार जो है मामले बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में अन्य अन्य स्टेटों से जाकर के गिरफ्तारी करनी पड़ रही है और पैसे वापसी कराए जा रहे हैं। तो निश्चित तौर पर जब पुलिस मुख्यालय इसकी तैयारी कर रहा है कि अब थानों पर जो है इसकी तैनाती होगी, तो निश्चित तौर पर वहीं पर जो है पूरे मामले को संज्ञान लेकर तत्काल इस प्रभाव से जो है कार्रवाई भी शुरू की जाएगी। जी बिल्कुल योगेश, आप बने रहिए हमारे साथ। और बड़ी खबर का रुख करेंगे। उत्तराखंड में सूखी ठंड का कहर जारी, मैदान से लेकर पहाड़ तक ठंड का कहर। सूखी ठंड से बीमारियों का भी बढ़ने लगा खतरा। सुबह और शाम सूखी ठंड कर रही लोगों को परेशान। बारिश ना होने से दून की हवा भी हो रही है दूषित। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर देहरादून का एयर क्वालिटी इंडेक्स 100 के पार पहुंच चुका है। तो सूखी ठंड बढ़ने से बीमारियों का खतरा लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। लोगों को सतर्क रहने की बात भी कही गई है और सुबह शाम की जो ठंड है वो लोगों को परेशान भी करती हुई नजर आ रही है। और संवाददाता योगेश आर्य हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। योगेश, क्योंकि ठंड का कहर लगातार जारी है, ऐसे में किस तरह की सावधानी बरतने की जरूरत भी है लोगों को और स्वास्थ्य विभाग कितना अलर्ट नजर आ रहा है? अब देखिए, उत्तराखंड में सूखी ठंड का कहर जो है वो प्रारंभ हो गया है और ऐसे में देखा जाए तो मैदान से लेकर पहाड़ तक और तमाम जगह पर जो है सूखी ठंड ने लोगों को परेशान किया हुआ है। मौसम विभाग के मुताबिक अगर देखा जाए तो सूखी ठंड से बीमारियों के बढ़ने का खतरा रहता ही है और ऐसे में जब मौसम के चेंजिंग आती है तो उस दौरान जो है बच्चों में खासतौर पर नमोनिया देखने को मिलता है। इसके बाद H1N1 के केसेस की बहुत चिंता बढ़ जाती है। वह भी इस दौरान जो है हालांकि नहीं देखे गए हैं अभी तक, लेकिन उसकी तैयारियां पूरी स्वास्थ्य विभाग ने की हुई है। इसके अलावा जो सांस के रोगी होते हैं, हार्ट के पेशेंट होते हैं, उनके लिए बड़ी चुनौती रहती है। इस दौरान जो है मौसम बदलते हुए उनको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो निश्चित तौर पर सुबह और शाम तो सूखी ठंड लोगों को परेशान कर रही है। हालांकि अभी तक बारिश नहीं हुई है। बारिश होने से थोड़ी राहत जो है लोगों को जरूर मिलती है, लेकिन बारिश न होने से धुंध की हवा भी जो है वो दूषित दिखाई पड़ रही है, जिसके कारण जो है क्वालिटी इंडेक्स अगर बात करें तो 100 के पार पहुंचा है और इसकी वजह से जो है सांस के जो रोगी हैं, जो अस्थमा के रोगी हैं, उनको काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और इसी दौरान अगर देखा जाए तो अस्पतालों में इन्हीं मरीजों की भीड़ भी अधिकांश देखी जा रही है। तो निश्चित तौर पर अगर हम इसको समझे तो अभी फिलहाल जब तक बारिश नहीं होगी तब तक जो है लोगों के लिए ये
कड़ी चुनौती रहेगी। बच्चों को सुरक्षित करना, बुजुर्गों को जो अस्थमा के जो रोगी हैं उनको घर में रहने के लिए मजबूर होना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो बाहर निकलेंगे तो उनके लिए थोड़ा सा जो है खतरा रहेगा, क्योंकि पोल्यूशन की वजह से उनको ये इफेक्ट हो सकता है। जी बिल्कुल योगेश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। पूर्व कैबिनेट मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत बीती देर शाम पौड़ी पहुंचे हैं, जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान हरक सिंह ने बीजेपी सरकार पर तीखा हमला भी बोला। उन्होंने कहा कि बीजेपी के पास प्रदेश के लिए कोई विजन नहीं है और मंडल मुख्यालय पौड़ी में अधिकारियों को बैठाने में नाकाम सरकार गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाने का दावा कर रही है। यह सरासर बेईमानी है। इसके अलावा सतपाल महाराज की उपेक्षा पर बोलते हुए उन्होंने कहा है कि उनकी ही विधानसभा की जनता उनसे सवाल कर रही है। साथ ही उन्होंने वादा किया है कि कांग्रेस की सरकार आने पर वृद्धा, विधवा, दिव्यांग पेंशन 5,000 और असहाय महिलाओं को 10,000 रुपये मासिक पेंशन भी दी जाएगी। लेकिन अगर जो हम सर्वे करवाएंगे उस रिपोर्ट अच्छा नहीं था बेसिकली, क्योंकि अब प्रोग्राम बनाएंगे तो फिर बड़ा अच्छा बनाएंगे। आज तो मैं क्योंकि यहाँ से मैं गुजर रहा था तो सिर्फ जलपान के लिए सभी कार्यकर्ताओं के साथ, जिलाध्यक्ष अपने सभी लोगों के साथ बैठ के ऐसी आप सबके साथ एक गप सम्मानने के लिए रुक गया हूँ। लेकिन पार्टी ने मुझ पर भरोसा जताया है, एक जिम्मेदारी दी है, तो मैं पार्टी के अपने हाईकमान का बहुत हृदय से आभारी हूँ। और मैंने पार्टी को पहले भी वायदा किया था। मैं अपने राष्ट्रीय नेताओं सबसे जब भी मिला हूं, मैंने उनसे कहा कि आप हम पे भरोसा करेंगे, हम 40 सीट जीत के दिखाएंगे। उत्तराखंड उच्च न्यायालय में प्रधान सहायक विजय सिंह कनवासी को अध्यक्ष नगर पालिका बागेश्वर की ओर से ईओ के पद पर दी गई नियुक्ति को चुनौती देती याचिका पर सुनवाई हुई है। न्यायमूर्ति रविंद्र नैथानी की एकल पीठ के मामले में सुनवाई के बाद बागेश्वर नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष और प्रधान सहायक विजय सिंह कनवासी के खिलाफ अवमानना नोटिस भी जारी किया गया है। मामले के अनुसार बागेश्वर निवासी हयात सिंह परिहार ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर कहा है कि प्रधान सहायक विजय सिंह कनवासी को अध्यक्ष नगर पालिका बागेश्वर की ओर से 17 सितंबर 2025 को नगर पालिका बागेश्वर के प्रभारी ईओ के पद पर नियुक्त किया गया है और जिसका प्रभार याची ने 18 सितंबर 2025 को ग्रहण कर लिया था। लेकिन 3 सप्ताह तक नगर पालिका अध्यक्ष ने याची को वित्तीय अधिकार नहीं दिए हैं। इसी बीच 9 अक्टूबर 25 को याची के स्थान पर एक अन्य प्रभारी ईओ की नियुक्ति की गई और याची को हल्द्वानी नगर निगम के लिए स्थानांतरित कर दिया गया है। मामला नगर पालिका परिषद बागेश्वर का है। प्रभारी ईओ की नियुक्ति के संबंध में है। 17 सितंबर 2025 को हयात सिंह परिहार जो टैक्स रेवेन्यू वहाँ पर ऑफिसर हैं, उनको चार्ज दिया गया था और तब से लेकर के अब तक इसमें 2 बार जो है हाई कोर्ट में याचिका और उसमें इंटरफेरेंस हुआ और फिर बीच में किसी अन्य व्यक्ति को उन्होंने ईओ का प्रभार दिया, जो कि माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल के 15 अक्टूबर के आदेश के बाद उसमें रोक लग गई थी और फिर पुनः अभी नगर पालिका परिषद बागेश्वर ने हाईकोर्ट के 31 अक्टूबर 2025 के आदेश के उल्लंघन में अवमानना में एक और निर्णय ले लिया था, जिसको यहाँ पर चुनौती दी गई थी और उसमें आज अवमानना नोटिस जारी हो गए हैं नगर पालिका अध्यक्ष बागेश्वर के लिए और साथ में जो जिनको प्रभारी का चार्ज जिन पर रोक लग गई थी उनको भी नोटिस जारी हो। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने रामनगर के बीजेपी नेता मदन जोशी के खिलाफ दंगा भड़काने की सुनियोजित साजिश करने के मामले में आरोपी द्वारा दायर अग्रिम जमानत और गिरफ्तारी पर रोक संबंधी याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट में अन्य मामलों को सुनवाई के लिए रखा गया है। पूर्व में हुई सुनवाई में कोर्ट ने नैनीताल पुलिस को उनके खिलाफ कार्रवाई कर हाईकोर्ट को रिपोर्ट सौंपने के लिए भी कहा है। जो सुनवाई थी इसमें जो मेन मुख्य आरोपी जो है मदन जोशी, उसकी अग्रिम जमानत और जो उसने प्रोटेक्शन मांगा था कोर्ट से कि उसको अरेस्ट ना किया जाए, वो दोनों ही याचिका जो है कोर्ट ने खारिज कर दी है और जो अन्य मामले इससे रिलेटेड हैं वो
कल के लिए लगाए हैं कोर्ट में। पड़ी थी कि जो मुख्य अभियुक्त है अगर वो भगौड़ा है और वो भाग रहा है तो उसको किसी भी प्रकार की प्रोटेक्शन कोर्ट नहीं दे सकती। नैनीताल हाईकोर्ट में उत्तराखंड उपनल संविदा कर्मचारी संघ की ओर से दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई हुई है। इस दौरान राज्य सरकार ने बताया है कि कोर्ट के आदेश के अनुपालन में कर्मचारियों को समान कार्य के लिए समान वेतन जल्द दिया जाएगा, जबकि दिसंबर माह से न्यूनतम वेतन लागू करने के संबंध में कोर्ट ने स्पष्ट किया कि कोर्ट के आदेश पर किसी भी प्रकार का विलय स्वीकार नहीं किया जाएगा। इस अवमानना याचिका में मुख्य सचिव आनंद वर्धन को प्रतिवादी भी बनाया गया है। वहीं सुनवाई के दौरान मुख्य स्थायी अधिवक्ता ने बताया है कि एक और न्यायालय में अवमानना वाद विचाराधीन है, तो दूसरी ओर कुछ कर्मचारी संघ की ओर से सड़क पर अराजक गतिविधियां की जा रही हैं। तो वहाँ पे काफ़ी अच्छा हम लोगों के लिए एक रिस्पॉन्स आ रहा था। जज साहब काफ़ी अच्छी बेहतर तरीके से सुन रहे थे। तो जज साहब ने ये कहा कि भाई इन लोगों को दिसंबर के पहले वीक में सब कुछ दे दिया जाए। तो कुछ ऐसे पॉइंट आए तो फिर जज साहब ने कहा कि वह अगली फरवरी में इस मैटर को लगाते हैं। तो उसमें एक दो पॉइंटों में तो अभी हालांकि आदेश आया नहीं है, उन जैसे ही आदेश आ जाएगा मैं आपको भेज भी दूंगा। तो जैसे जीएसटी वाला मैटर था वो क्लियर हो चुका है और अगली फरवरी में सरकार को ये आदेशित कर दिया है कि इनके लिए बेहतर करके लेके आए करके। देखो सरकार हाई कोर्ट को गुमराह कर रही है। वो 40,000 50,000 कर्मचारी ऐसे बता रही है, जबकि एक्चुअल में उपनल कर्मचारी 22,500 समथिंग है। और जब 2018 में जब रिजल्ट आया था उस समय 18,875 774 लोग थे। बहुउद्देशीय मालघन चोड़ किसान सेवा सहकारी समिति के अध्यक्ष पद के लिए हुए निर्वाचन में बीजेपी नेता और पूर्व दर्जा राज्य मंत्री हरीश तफोटी निर्विरोध चुने गए हैं और दूसरे प्रत्याशी ने नामांकन वापस भी ले लिया। वहीं नवनिर्वाचित डायरेक्टर्स ने सर्वसम्मति से हरीश को अध्यक्ष पद सौंप दिया। वहीं चेयरमैन बनने के बाद हरीश ने कहा है कि किसानों के हित में पूरा समर्पण दिया जाएगा, कोई खाद की कोई कमी नहीं होने दी जाएगी। समस्त मालधन चौड़ सहकारी समिति के नवनिर्वाचित जितने भी सदस्य रहे, सभी लोगों ने मालधन की एकजुटता को दिखाते हुए, कोई पार्टी पॉलिटिक्स, ना कांग्रेस, ना बीजेपी, ना बसपा, सब एकजुटता में पिरो के मुझे निर्विरोध सहकारी समिति का अध्यक्ष बनाया। मैं सभी नवनिर्वाचित सदस्यों का तहे दिल से स्वागत अभिनंदन करता हूं और मेरी प्राथमिकता, मेरा प्रयास ये है कि मालधन चौड़ में जो सहकारी समिति है, अभी उसमें कुछ जो भी जानकारी में मिली है, नियमितताएँ हैं, जो भी अपनी ओर से प्रयास करूँगा कि किसानों को हर संभव, अक्सर खाद की बड़ी परेशानियाँ हुआ करती थी। मेरा अपना निरंतर प्रयास रहेगा, मैं चाहे वन क्षेत्र के किसान हो चाहे राज्य से के किसान हो, सबको यूरिया एमपी दिलाने में अपना पूर्ण सहयोग करूँगा। उपनल कर्मियों के मामले में सरकार का रुख लगातार कट होता जा रहा है। जन संघर्ष मोर्चा ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि न्यायालय के स्पष्ट आदेशों के बावजूद सरकार सकारात्मक पहल नहीं कर रही है, बल्कि आंदोलन को दबाने में जुटी हुई है। मोर्चा अध्यक्ष रघुनाथ सिंह नेगी ने तंज किया है कि क्या सरकार अब उपनल कर्मियों पर फैसला लेने के लिए इंटरनेशनल कोर्ट के आदेश की प्रतीक्षा कर रही है। विकासनगर में जन संघर्ष मोर्चा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार पर सीधा हमला बोला है। अध्यक्ष रघुनाथ सिंह नेगी ने कहा है कि उपनल कर्मियों के नियमितीकरण को लेकर उच्च न्यायालय ने 12 नवंबर 2018 को स्पष्ट आदेश भी दिए थे, लेकिन सरकार ने इन आदेशों को लागू करने के बजाय मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा दिया। के साथ साथ जो सरकार ने नो वर्क नो पे वाला जो एक तरह से ये उत्पीड़नात्मक कार्रवाई है, जिसका विरोध होना चाहिए। हमारा कहना है कि सरकार क्या उपनल कर्मियों के मामले में इंटरनेशनल कोर्ट के आदेश का इंतजार कर रही है, जब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में सरकार की रिव्यू खारिज हो चुकी है। ऐसे में तो ये बहुत ही एक तरह से शर्मसार करने वाली बात भी है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का
सम्मान में ठेस पहुंचाने वाली बात भी है कि जब सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू इनका खारिज हो चुका है, इनकी एसएलपी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में खारिज हो चुकी है, ऑनरेबल हाई कोर्ट की जो 2018 के आदेश है। नगर पालिका परिषद पौड़ी की ओर से आयोजित 3 दिवसीय पौड़ी शरदोत्सव का भव्य शुभारंभ रामलीला मैदान में मुख्य विकास अधिकारी गिरीश गुणवंत और अन्य अतिथियों ने ध्वजारोहण कर दीप प्रज्वलित कर किया है। शरदोत्सव के शुभारंभ अवसर पर 1 दर्जन स्कूलों ने शहर में मार्च पास्ट के साथ ही झांकियां निकालकर स्थानीय संस्कृति के संरक्षण का संदेश भी दिखाया है। झांकियों के कार्यक्रम स्थल पर पहुंचने पर मुख्य अतिथि की ओर से उनका अवलोकन कर मार्च पास्ट की सलामी भी ली गई। आज एक नगर पालिका परिषद का बहुत अच्छा प्रयास है और इसमें सभी लोगों की भागीदारी है। अभी आपने देखा होगा कि सभी जितने भी यहाँ पे नगर पालिका परिषद के अंतर्गत जो भी हमारे स्कूली बच्चे हैं, जो भी स्कूल्स हैं, उनके द्वारा अपने झांकियाँ प्रस्तुत की गई, अपने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए और साथ ही जो हमारे वार्ड्स हैं यहाँ पे उनके द्वारा भी अपने अपने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। इस तरह के जो सांस्कृतिक कार्यक्रम हैं, जो मेले होते हैं, जो शरदोत्सव टाइप के या ग्रीष्मोत्सव हैं, ये एक नई ऊर्जा का संचार करते हैं जो नगरवासी होते हैं और इस तरह के जो कार्यक्रम है वो आयोजित होने से एक जो आपस में जो नगरवासी हैं उनमें एक आपस में इस मेले में सहभागिता की भावना भी बढ़ती है और साथ ही जो हमारे बच्चे हैं, स्कूली बच्चे हैं या जो हमारे आम नागरिक हैं, उनको भी अपनी प्रतिभाओं को दिखाने का अवसर यहाँ पे मिलता है। शरदोत्सव 2025 का विधिवत उद्घाटन हो गया है। आज से लेकर 3 दिनों तक, असल में 4 दिनों तक, 23 तारीख तक है ये आयोजन चलता रहेगा। 23 तारीख को पुरस्कार वितरण के साथ ही इस आयोजन का समापन होगा। और जैसा कि आपने देखा ही अभी कि हमारे मुख्य अतिथि जी ने भी उद्बोधन दिया अपना और माननीय मुख्यमंत्री जी जो आना चाहते थे लेकिन नहीं आ पाए, पता नहीं कुछ है ही, शायद हमारा ऐसा कुछ हो रहा है कि आते आते उनका रह जा रहा है। सुबह उनको बिहार जाना पड़ा तो वो नहीं आ पाए, लेकिन उन्होंने अपना संदेश ज़रूर हम तक भेजा और हमको शुभकामनाएं दी हैं इस आयोजन के लिए। और आज जिस हिसाब से मैंने देखा बच्चों को बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हुए और मतलब जितनी ऊर्जा उनमें थी और जो अपनी संस्कृति को लेकर के सबने किया, और केवल एक ऐसा था जो कि गढ़वाली नहीं था, लेकिन उसने भी एक छाप छोड़ी कि सेव वाटर, पानी बचाइए, जो कि हमारी पौड़ी की बहुत मूलभूत समस्या है, उसको भी उजागर किया। पौड़ी नगर में शरदोत्सव 2025 का शुभारंभ हुआ और जिसमें हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने वर्चुअल वीडियो के माध्यम से इसका उद्घाटन किया और इसमें सभी हमारे नगर पालिका अध्यक्ष, नगर परिषद सभासद और हमारे मुख्य विकास अधिकारी, सभी अधिकारीगण सम्मिलित हुए और इसमें हमारे जितने भी हमारे स्कूली बच्चे हैं पौड़ी नगर के, उन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। चाहे वह हमारी कृष्ण की बाल लीलाएं हों, चाहे हमारी सांस्कृतिक धरोहर हो, उन सब के बारे में उन्होंने बढ़ चढ़कर यहाँ पर बताया। और जैसे कि कहा जाता है कि हमारी नई पीढ़ी को हमारी संस्कृति का ज्ञान नहीं है, पर जिस तरह से उन्होंने यहाँ पर कार्यक्रम किए उससे हमें लगता है कि हमारी नई पीढ़ी भी जागरूक है और इसी तरह वह हमारी संस्कृति को आगे बढ़ाएंगे। चमोली के थराली में ग्वालदम वान तपोवन सड़क को लेकर लोगों में आक्रोश है। लोगों का कहना है कि सड़क निर्माण का जिम्मा बीआरओ को ही दिया जाएगा, नहीं तो आंदोलन करते रहेंगे। पिछले वर्ष रक्षा मंत्रालय की ओर से उत्तराखंड के चमोली वासियों को एक बहुत बड़ी सौगात मिली थी। तीर्थाटन और पर्यटन समेत चीन सीमा से लगा जनपद होने और सुरक्षा और सामरिक दृष्टि को ध्यान में रखते हुए ग्वालदम से नंदकेशरी, देवालवान, सोतौल पाना, झीनी होते हुए तपोवन तक के लॉर्ड कर्जन ट्रैक को जनरल स्टाफ रोड के नाम से स्वीकृति मिली थी। ग्वालदम से तपोवन तक 99 किलोमीटर मोटर मार्ग रक्षा मंत्रालय के द्वारा स्वीकृत कर जो बीआरओ को हस्तांतरित की गई थी। यह सामरिक दृष्टि से एक महत्वपूर्ण सड़क है, लेकिन इसमें जो है स्थानीय स्तर पर जो है जिस तरह से सीएम धामी द्वारा जो है इस सड़क को जो है इसमें से 60 किलोमीटर सड़क ग्वालदम नंदकेसरी वाण तक 60 किलोमीटर सड़क पीडब्ल्यूडी के पास है, उसे उन्होंने हस्तांतरित बीआरओ को नहीं किया। और रक्षा मंत्रालय से भी, रक्षा मंत्री महोदय से भी उन्होंने अनुरोध किया है कि इस सड़क को यथावत पीडब्ल्यूडी के बाद। हमारा विरोध यह है कि पीडब्ल्यूडी 50 वर्ष हो गए इस सड़क को बने हुए, आज तक उसको दुरुस्त नहीं कर पाई, क्या 6 माह में क्या कर देगी। इसलिए संपूर्ण क्षेत्र की, चाहे इससे नंदानगर के हो, जोशीमठ हो, देवाल हो, थराल हो, संपूर्ण विकास खंडों की जनता को लाभ हो रहा है। इसलिए हमारा पुरजोर विरोध है धामी का कि वो शीघ्र जो है इस सड़क को वापस जो है बीआरओ को हस्तांतरित करें और इस सड़क का निर्माण करें।
ग्वालदम से 99.20 किलोमीटर लंबी सड़क के निर्माण का जिम्मा बीआरओ को दिया गया और लोक निर्माण विभाग से इस सड़क को बीआरओ को हस्तांतरित करने की प्रक्रिया और सड़क की शुरुआती सर्वे का भी कार्य प्रारंभ कर दिया गया। बावजूद इसके 1 वर्ष बीतने के बाद भी अभी तक न तो सड़क का हस्तांतरण हुआ और न ही सर्वे से आगे बात बढ़ सकी। इसके उलट बीते दिनों मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात कर ग्वालदम से देवाल वाण तपोवन तक स्वीकृत जनरल स्टाफ सड़क के ग्वालदम से वाण तक निर्माण और रख रखाव का जिम्मा लोक निर्माण विभाग को ही देने का अनुरोध कर दिया गया है। पूरी पब्लिक के द्वारा हर राजनीतिक दल, भाजपा, कांग्रेस, कम्युनिस्ट, जितने भी हमारे इस देवाल क्षेत्र से जुड़े हुए राजनीतिक दल के व्यक्तित्व हैं, लोग हैं, सभी लोगों ने एक स्वर से एक बात कही है कि माननीय रक्षा मंत्री जी से जो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने जो आवेदन किया है कि इस सड़क को ग्वालदम से वाण तक वर्किंग एजेंसी पीडब्ल्यूडी को रखा जाए, जिसका जो है लोगों ने पुरजोर विरोध किया है और सरकार को निसंदेह इसमें अपना कदम वापस लेना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी को सोचना चाहिए कि लोगों की जनचाहत क्या है। वैसे भी पीडब्ल्यूडी का रिकॉर्ड हमारे क्षेत्र में बहुत भ्रष्ट रहा है सदियों से, और उसी को कार्यदायी संस्था रखने के लिए आग्रह करना रक्षा मंत्री जी से, ये बहुत दुखद है। सीएम के इस अनुरोध से विपक्ष को बैठे बिठाए एक बड़ा मुद्दा मिल गया, क्योंकि लोक निर्माण विभाग के पास पूर्व से ही इस मोटर मार्ग के रखरखाव का जिम्मा है और सड़क थराली से वाण और ग्वालदम नंद केशरी से देवाल तक बदहाल स्थिति में है। अब मुख्यमंत्री के इस अनुरोध का देवाल विकासखंड ही नहीं बल्कि इस सड़क से जुड़ने वाले गाँव में खासा आक्रोश देखने को मिल रहा है। देवाल के स्थानीय लोगों और जनप्रतिनिधियों ने इस सड़क के निर्माण का जिम्मा लोनीवी की बजाय बीआरओ के ही पास देने की मांग की है। और समस्त जनता, विकासखंड देवाल एवं घाट, तपोवन, जोशीमठ जो भी है, समस्त लोग ये चाहते हैं कि पूरी ग्वालदम से वाण से तपोवन तक का जो भी वर्किंग प्लान है बीआरओ के द्वारा इसका निर्माण एजेंसी रखा जाए और मुख्यमंत्री जी को तुरंत अपना यह कदम वापस लेना चाहिए, नहीं तो स्थानीय जनता इसमें बहुत बृहद आंदोलन करेगी। आक्रोशित स्थानीय लोगों ने इस मुद्दे पर बाजार क्षेत्र में रैली निकालते हुए सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। स्थानीय लोगों ने लोक निर्माण विभाग पर आरोप लगाया कि पिछले 50 वर्षों से अधिक समय से देवाल वाण सड़क लोक निर्माण विभाग के जिम्मे है, लेकिन सड़क की स्थिति आज भी बदहाल है। सड़क गड्ढों से पटी पड़ी है। ऐसे बीआरओ को जनरल स्टाफ सड़क के निर्माण का जिम्मा सौंपे जाने से क्षेत्रवासियों को एक बेहतर और आवाजाही के लिए सुरक्षित सड़क की उम्मीद जगी थी। लेकिन रक्षा मंत्री से मुख्यमंत्री ने फिर सड़क का जिम्मा लोनीवी को सौंपने की मांग कर दी है, जिससे लोग आक्रोशित हैं। सर, इस संबंध में मैं बाहर था, कल ही मालूम हुआ कि ये सड़क धामी जी ने दिल्ली जाकर के रक्षा मंत्री जी से निवेदन किया कि इसको पीडब्ल्यूडी में रहने दीजिए, जबकि ये बीआरओ में चला गया था। अब हम सब लोग खुश थे, लेकिन कल से एक हवा पूरे क्षेत्र में एक ऐसी चली गई, सारे दल के लोग हैं इसमें, सब चाह रहे हैं कि भाई ये बहुत गलत हो रहा है, इसका हम जम के विरोध करेंगे। यदि इस पर अब छोटे मोटे अभी आंदोलन हुआ, इससे ये नहीं माने तो पूरा मेरे ख्याल से पूरी पिंडर घाटी जाम होने वाली है। ऐसी स्थिति आ रही है जो जिसको संभालना सरकार को मुश्किल हो जाएगा। ग्वालदम से वाड़ तक के 60 किलोमीटर के निर्माण और भविष्य में रखरखाव का जिम्मा लोनीवी को सौंपे जाने से स्थानीय लोगों में आक्रोश पनप रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि ग्वालदम से तपोवन तक बनने जा रही जनरल स्टाफ सड़क और कुमाऊं को जोड़ने वाली सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण सड़क है। साथ ही ये सड़क चारधाम यात्रा के लिहाजे से भी महत्वपूर्ण सड़क है। ऐसे में बीआरओ की बजाय लोनीवी को सड़क निर्माण और रखरखाव का जिम्मा सौंपा जाना दुर्भाग्यपूर्ण है। स्थानीय लोगों ने जल्द से जल्द जनरल स्टाफ सड़क निर्माण का जिम्मा बीआरओ को सौंपने की मांग की है। साथ ही जल्द इस पर उचित समाधान न निकालने पर सर्वदलीय उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।